जय हिंद। डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। उसी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ और इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्लेशन हॉलोज के बारे में और पढ़ेंगे केव्स के बारे में। डिफ्लेशन हॉलोज और केव्स की कहानी क्या है? देखो, इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि ये जो विंड होती है, इस विंड की वजह से एक तो डिफ्लेशन देखने को मिलता है, दूसरा इस विंड की वजह से एब्रेशन देखने को मिलता है और तीसरा इस विंड की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये डिफ्लेशन क्या होता है, एब्रेशन क्या होता है और इम्पैक्ट क्या होता है, होपफुली आपको याद होगा। सवाल आता है कि ये डिफ्लेशन हॉलोज किस तरीके से फॉर्म होते हैं। देखो, कोई डेजर्ट एरिया है और ये जो डेजर्ट एरिया है, इस डेजर्ट एरिया में ये कोई लंबी चौड़ी रॉक एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि ये रॉक डेजर्ट एरिया में एग्जिस्ट करती है तो इस रॉक के ऊपर इंटेंस वेदरिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? इंटेंस वेदरिंग देखने को मिलेगी। और डेजर्ट एरिया में जो विंड है वो भी लगातार बह रही है, वो भी लगातार ब्लो कर रही है। और ये जो विंड है ये ग्रेट स्पीड पे बह रही है। इमेजिन करो, एक तरफ रॉक में वेदरिंग हो रही है और दूसरी तरफ विंड बह के आ रही है। जब ये विंड बह के आएगी तो ये जितना भी वेदर्ड मटेरियल है इस रॉक का, इस वेदर्ड मटेरियल को ये विंड अपने साथ में उड़ा के लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी? बट ऑब्वियस सी बात है, उड़ा के लेके जाएगी। और ये प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती रहेगी। रॉक में वेदरिंग होती रहेगी, विंड आती रहेगी और ये विंड अपने साथ में इस वेदर्ड मटेरियल को उड़ा के लेके जाती रहेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो रॉक है, इस रॉक पे छोटे छोटे डिप्रेशंस, छोटे छोटे गड्ढे क्रिएट हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे डिप्रेशंस क्रिएट होंगे, ये जो शैलो डिप्रेशंस क्रिएट होंगे, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को डिफ्लेशन हॉलोज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? डिफ्लेशन हॉलोज बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, weathered mantle from over the rocks or bare soil gets blown out by persistent movement of wind currents in one direction. This process may create shallow depressions. ये जो छोटे छोटे गड्ढे क्रिएट होंगे, ये जो छोटे छोटे डिप्रेशंस क्रिएट होंगे, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को डिफ्लेशन हॉलोज बुलाया जाता है। फिर सवाल आता है कि केव्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। लगभग सेम वही सिचुएशन है। कोई डेजर्ट एरिया है और ये जो डेजर्ट एरिया है, इस डेजर्ट एरिया में ये कोई रॉक सरफेस एग्जिस्ट करता है और विंड दूसरी तरफ से बह के आ रही है। विंड बह के आ रही है और ये जो विंड है, ये विंड इस रॉक सरफेस से आके टकराएगी। जब ये विंड इस रॉक सरफेस से आके टकराएगी तो एब्रेशन देखने को मिलेगा, विंड का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जब ये विंड इस रॉक सरफेस से आके टकराएगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो रॉक सरफेस है, इस रॉक सरफेस में छोटे छोटे डिप्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे डिप्रेशंस क्रिएट होंगे, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को ब्लो आउट्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ब्लो आउट्स बुलाया जाता है। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो छोटे छोटे डिप्रेशंस हैं ये बड़े होने लगेंगे, ये डीप होने लगेंगे, ये वाइड होने लगेंगे। जब यही छोटे छोटे डिप्रेशंस, जब यही छोटे छोटे ब्लो आउट्स बड़े हो जाते हैं, तब इनको क्या बुलाया जाता है? तब इनको केव्स बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, हम क्या कह रहे हैं कि डेजर्ट एरिया है और ये जो डेजर्ट एरिया है, इस डेजर्ट एरिया में विंड फ्लो कर रही है, ग्रेट स्पीड पे फ्लो कर रही है। और ये जो विंड है ये फ्लो कर रही है और आके इस रॉक सरफेस से टकरा रही है। इस विंड के टकराने की वजह से ये जो रॉक सरफेस है, इसमें एब्रेशन देखने को मिलेगा, इसमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि इस विंड के टकराने की वजह से ये जो रॉक सरफेस है, इस पर छोटे छोटे डिप्रेशंस, छोटे छोटे गड्ढे क्रिएट हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को ब्लो आउट्स बुलाया जाता है। लेकिन विंड तो अभी भी आ रही है, विंड तो अभी भी टकरा रही है, विंड तो अभी भी एब्रेशन कर रही है, इंपैक्ट छोड़ रही है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे डिप्रेशंस हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लो आउट्स हैं, ये बड़े होने लग जाएंगे, ये डीप होने लग जाएंगे, ये वाइड होने लग जाएंगे। और जब यही छोटे छोटे डिप्रेशंस बड़े हो जाते हैं, तब इनको क्या बुलाया जाता है? तब इनको केव्स बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, और यही लिखा हुआ है टेक्स्ट में। द रॉक फेसेस सफर इम्पैक्ट एंड एब्रेशन of wind-borne sand and first shallow depressions called blowouts are created. फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही जो ब्लोआउट्स होते हैं ये बड़े हो जाते हैं, ये वाइड हो जाते हैं और तब इनको क्या बुलाया जाता है? तब इनको केव्स बुलाया जाता है। बेहद सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो ब्लोआउट्स हैं
और ये जो डिफ्लेशन हॉलोज हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये जो ब्लोआउट्स हैं ये क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ एब्रेशन, ये क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ इंपैक्ट ऑफ विंड, और ये जो डिफ्लेशन हॉलोज हैं ये क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन कॉज्ड बाय द विंड। बेहद सिंपल सा डिफरेंस है, बाकी तो सिंपल चीजें हैं, आपको समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद बात आती है मशरूम, टेबल एंड पेडिस्टल रॉक्स के बारे में। मशरूम, टेबल और पेडिस्टल रॉक्स, इनकी कहानी क्या है? देखो, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये डेजर्ट एरिया है और ये है मशरूम, लेकिन इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो, पहले ये कोई रॉक है और ये रॉक कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करती थी। ये जो रॉक है ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट किया करती थी, पूरा का पूरा रॉक एग्जिस्ट किया करता था डेजर्ट एरिया में। और डेजर्ट एरिया में ये जो रॉक है इसके चारों तरफ विंड जो है वो ग्रेट स्पीड पे, वो तेज स्पीड पे बह के आ रही है और ये जो रॉक है इस रॉक से टकरा रही है। अब हमें ये पता है कि ये जो विंड है ये ज़्यादा डेंस होती है टुवर्ड्स द ग्राउंड। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये विंड जो है वो उतनी ज़्यादा गहरी नहीं रहती है। दूसरा, ये जो विंड है इसमें जो भी सेडिमेंट्स हैं, जो भी रॉक डिब्रीज हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो ग्राउंड की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, वो ग्राउंड की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ऊपर की तरफ कम देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं जिनको विंड कैरी कर रही है, वो ग्राउंड की तरफ ज्यादा हैं, ऊपर की तरफ कम है। विंड आ रही है, ग्रेट स्पीड पे आ रही है और ये जो रॉक है इस रॉक से टकरा रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि इस विंड की वजह से, इस विंड में जो पार्टिकल्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, जो रॉक डिब्रीज हैं, उनकी वजह से ये जो रॉक है ये इरोड होने लग जाएगी। लेकिन ध्यान देना, जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ऊपर बेहद कम सेडिमेंट्स हैं, बेहद कम पार्टिकल्स हैं। तो होगा क्या कि ये जो रॉक है ये कुछ इस तरीके से इरोड होगी कि ये जो नीचे नीचे वाला हिस्सा है ये तो पूरे तरीके से, ये तो बहुत ज्यादा इरोड हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कंपैरेटिवली बहुत कम इरोड होगा। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ इस तरीके की शेप ये जो रॉक है ये ले लेगी। ये जो शेप है ये शेप किससे मिलती है? ये शेप जो है वो मशरूम से मिलती है, और इसीलिए इन रॉक्स को क्या बुला देते हैं? मशरूम रॉक्स बुला देते हैं। बेहद सिंपल। मशरूम रॉक्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कभी कभी ये जो मशरूम रॉक्स होती हैं इनका ये जो टॉप होता है ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है और एकदम फ्लैट जैसा होता है। जब इनका टॉप एकदम ब्रॉड और एकदम फ्लैट जैसा होता है तो इसको क्या बुलाते हैं? तो इसको टेबल बुलाते हैं। और ये जो मशरूम रॉक है इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से को क्या बुलाते हैं? इस नीचे वाले हिस्से को पेडिस्टल रॉक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पेडिस्टल रॉक बुलाते हैं। बेहद सिंपल। मशरूम रॉक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। यही जो बातचीत है, यही बातचीत टेक्स्ट में लिखी हुई है, लेकिन बहुत ही टीडियस सी लैंग्वेज लिखी हुई है। देख लेते हैं लैंग्वेज। मैनी रॉक आउटक्रॉप्स इन द डेजर्ट्स easily susceptible to wind deflation and abrasion are worn out quickly, leaving some remnants of resistant rocks। और ये जो रेजिस्टेंट रॉक्स बच जाती हैं, जो रेमिनेंट बच जाता है डिफ्लेशन के बाद, एब्रेशन के बाद, उसकी शेप कुछ लगभग मशरूम की जैसी होती है, और इसीलिए इन रॉक्स को क्या बुलाया जाता है? मशरूम रॉक्स बुलाया जाता है। अच्छा, कभी कभी ये जो मशरूम रॉक्स होती हैं इनका जो टॉप सरफेस होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है और एकदम टेबल के जैसे लगता है, तो इनको क्या बुला देते हैं? टेबल रॉक्स बुला देते हैं। और मशरूम रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोल देते हैं? उसको पेडिस्टल रॉक बोल देते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, डेजर्ट एरियाज में जितने भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया, बातचीत कर ली।
अब बात आती है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। देखो बड़ा सिंपल है। विंड डेजर्ट एरियाज में खूब सारा इरोजन करती है। ये जो विंड है ये खूब सारे मटेरियल को, खूब सारे सेडिमेंट्स को, खूब सारे रॉक डिब्रीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती है, कैरी करती है। अब जब विंड खूब सारे सेडिमेंट्स को, खूब सारे रॉक डिब्रीज को, खूब सारे पार्टिकल्स को कैरी कर रही है, खूब सारे पार्टिकल्स को इरोड कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन पार्टिकल्स को डिपॉजिट भी करेगी, और जब डिपॉजिट करेगी तो फॉर्म होंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अच्छा, ये जो विंड है इट इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट। देखो, विंड अपने साथ में डिफरेंट साइज के ग्रेन्स को कैरी करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, सेडिमेंट्स को, रॉक डिब्रीज को अपने साथ में विंड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन ये जो विंड है ये भी तो कहीं ना कहीं डिपोजिशन करेगी। जब विंड की वेलोसिटी कम होगी, जब विंड की इन पार्टिकल्स को कैरी करने की कैपेसिटी कम होगी, तो ये जो विंड है ये डिपोजिशन करने की शुरुआत करेगी। और यूजुअली होता क्या है कि जब विंड की वेलोसिटी कम होती है तो सबसे पहले ये जो विंड है ये बड़े बड़े ग्रेन्स, बड़े बड़े दाने वाले पार्टिकल्स को डिपॉजिट करती है। फिर थोड़ा और आगे जाएगी, और थोड़ा और आगे जाने पे जब इस विंड की वेलोसिटी और कम हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, तो जो एकदम फाइन पार्टिकल्स हैं, जो एकदम फाइन सेडिमेंट्स हैं, उनको डिपॉजिट करेगी। तो इस सेंस में ये जो विंड है इट इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट। विंड जो डिपोजिशन करती है वो बढ़िया तरह से ये जो ग्रेन्स हैं इनको सॉर्ट करती है। एक पर्टिकुलर जगह पे जो बड़े बड़े ग्रेन्स हैं उनको डिपॉजिट करेगी, फिर आगे जाके जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको डिपॉजिट करेगी। और ये हो क्यों रहा है? बिकॉज विंड की जो वेलोसिटी है, विंड की जो इन पार्टिकल्स को कैरी करने की कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। और पूरे डेजर्ट एरिया में विंड तो हर जगह पे ही चलती है, तो ये जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं ये पूरे एरिड रीजन में कहीं पे भी देखने को मिल सकते हैं। विंड इज अ गुड शॉर्टिंग एजेंट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, ये जो विंड है इसकी वजह से कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं? सबसे पहले बात की गई है सैंड ड्यून्स के बारे में। रेत के टीले, सैंड ड्यून्स। ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये मोस्टली देखने को मिलते हैं ड्राई हॉट डेजर्ट्स में। ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ड्राई हॉट डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑब्स्टिकल्स। विंड के रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन में। देखो, विंड अगर बहती जा रही है और कोई भी रुकावट उसके रास्ते में नहीं है तो विंड आगे बहती जाएगी, वो डिपोजिशन नहीं करेगी। तब तक तो नहीं करेगी जब तक उसकी वेलोसिटी कम नहीं हो जाती है। लेकिन विंड बह रही है और उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो ये जो विंड है ये डिपोजिशन करेगी या नहीं करेगी? डिपोजिशन करेगी। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू इनिशिएट द सैंड ड्यून फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। जैसे एक होते हैं बार्कन्स। एक जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया जाता है बार्कन्स। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्रिसेंट शेप में होते हैं। ये कैसी शेप में होते हैं? ये क्रिसेंट शेप में होते हैं। ये चांद की शेप में रेत का टीला बना होता है। ये चांद की शेप में रेत का डिपोजिशन होता है। और ये जो बार्कन होता है इसकी खास बात क्या है? इसकी ये जो विंग्स हैं, ये जो विंग्स हैं, या फिर ये कहें कि ये जो बार्कन है इस बार्कन के ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये विंड की डायरेक्शन से दूसरी साइड में होते हैं। विंड इस तरीके से फ्लो कर रही है तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो विंग्स हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। जब इस तरीके का चांद की शेप जैसा डिपोजिशन देखने को मिलता है, जब चांद की शेप जैसा रेत का टीला देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं क्रिसेंट। क्या बोलते हैं? क्रिसेंट बोलते हैं। फिर दूसरे होते हैं पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स को रिवर्स बार्कन्स भी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, विंड की डायरेक्शन अभी भी यही है, लेकिन जो ड्यून्स फॉर्म हो रहे हैं वो बार्कन से एकदम उल्टा फॉर्म हो रहे हैं। बेसिकली इनका जो पॉइंट है, इनके जो विंग्स हैं वो विंड की डायरेक्शन में ही लाई करते हैं। बार्कन के जो पॉइंट्स होते हैं, जो विंग्स होते हैं, वो अपोजिट टू द विंड डायरेक्शन लाई करते हैं। लेकिन जो पैराबोलिक ड्यून होता है वो एक तरीके से रिवर्स बार्कन होता है। होता क्या है कि ये जो पैराबोलिक ड्यून होता है इसके जो पॉइंट्स होते हैं, इसके जो विंग्स होते हैं, वो
विंड की डायरेक्शन की तरफ ही लाई करते हैं। अच्छा, ये जो पैराबोलिक ड्यून्स हैं ये मोस्टली तब देखने को मिलते हैं जब सैंडी सरफेस के ऊपर थोड़ा बहुत वेजिटेशन हो। जब सैंडी सरफेस के ऊपर थोड़ा बहुत वेजिटेशन होता है तो ये जो वेजिटेशन होता है ये मिट्टी को पकड़ के रखता है और मिट्टी को उतना इजीली उड़ने नहीं देता जितना इजीली बिना वेजिटेशन के मिट्टी उड़ सकती है, ये सैंड उड़ सकती है। तो वो सैंड सरफेसेस जहां पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है वहां पे पैराबोलिक ड्यून्स देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल, बारकन्स का मतलब क्या है? ऐसे सैंड ड्यून्स जो कि क्रिसेंट शेप के होते हैं, जो कि चांद की शेप के होते हैं। और बारकन्स की खास बात क्या है कि इनका जो पॉइंट होता है, इनके जो विंग्स होते हैं, वो विंग्स जो हैं वो विंड की डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं, दूसरी वाली साइड में होते हैं। फिर दूसरा हमने बात की पैराबोलिक ड्यून के बारे में। ये जो पैराबोलिक ड्यून होते हैं इनको रिवर्स बारकन्स भी बुलाया जा सकता है। बेसिकली होते तो चांद की शेप के ही हैं, लेकिन इनका जो पॉइंट होता है, इनके जो विंग्स होते हैं वो विंड की डायरेक्शन में ही होते हैं। ये जो पैराबोलिक ड्यून्स हैं ये मोस्टली वहां देखने को मिलते हैं, उन सैंडी सरफेसेस पे देखने को मिलते हैं जहां पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है। फिर तीसरे सैंड ड्यून्स होते हैं सेफ। ये जो सेफ्स होते हैं ये भी बारकन्स के जैसे होते हैं, लेकिन इनके पास में एक ही विंग होता है, इनके पास में एक ही पॉइंट होता है, एक पॉइंट इनके पास में होता ही नहीं है। फिर इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स का मतलब क्या है? ऐसे एरियाज जहां पे सैंड की सप्लाई बहुत ही कम होती है, पुअर होती है। ऐसे एरियाज जहां पे विंड की डायरेक्शन लगभग कांस्टेंट होती है, जैसे विंड ऐसे बह रही है तो ज्यादातर टाइम पे ऐसे ही इसी डायरेक्शन में ही बहती रहती है। ऐसे एरियाज जहां पे सैंड की सप्लाई बहुत ही पुअर होती है और जहां पे विंड की डायरेक्शन लगभग कांस्टेंट होती है, वहां पे ये जो रेत का डिपोजिशन है, ये जो रेत के टीले का डिपोजिशन है, ये रिजिस के फॉर्म में हो जाता है। इस तरीके की रिजिस के फॉर्म में, इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, रिजिस के फॉर्म में हो जाता है। ये जो लो रिजिस फॉर्म हुई, लो और लॉन्ग रिजिस फॉर्म हुई, इन्हीं को क्या बोल देते हैं? इन्हीं को लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोल देते हैं। फिर एक ट्रांसवर्स ड्यून्स भी होते हैं। और ये जो ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं इनकी खास बात क्या है? ये जो हैं ये परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन फॉर्म होते हैं। होता तो डिपोजिशन लॉन्ग रिजिस के फॉर्म में ही है, लेकिन विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। विंड की डायरेक्शन ये है, लेकिन जो रिजिस का डिपोजिशन हुआ है, जो रेत के टीले का डिपोजिशन हुआ है, वो जो रेत के टीले का डिपोजिशन है वो परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन हुआ है। बेहद सिंपल। और यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, देखो फटाफट से देख लेते हैं। बारकन्स क्या होते हैं? क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स जिनके पॉइंट्स या फिर विंग्स जो हैं दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन से दूसरी साइड में विंग्स होते हैं, इसके पॉइंट्स होते हैं। ये जो चांद की शेप का ड्यून होता है, ये जो चांद की शेप का रेत का टीला होता है, इसी को क्या बुलाया जाता है? बारकन्स बुलाया जाता है। फिर दूसरे पैराबोलिक ड्यून्स। ये जो पैराबोलिक ड्यून्स हैं ये देखने को मिलते हैं उन सैंडी सरफेसेस के ऊपर जहां पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है। ये जो पैराबोलिक ड्यून्स हैं इनको रिवर्स बारकन्स भी बुलाया जा सकता है। बेसिकली ये जो पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं इनके जो पॉइंट्स होते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं, वो विंड की डायरेक्शन को फेस कर रहे होते हैं। फिर एक होता है सेफ। ये जो सेफ होता है ये भी बारकन के जैसा ही होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो सेफ होता है इसके पास में सिर्फ एक ही विंग होता है, इसके पास में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। फिर इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं ऐसे एरियाज में जहां पे सैंड की सप्लाई बहुत ही ज्यादा पुअर होती है और जहां पे विंड की डायरेक्शन लगभग कांस्टेंट होती है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं ये बेसिकली लॉन्ग रिजेस होती हैं। बेसिकली जो रेत का टीला है, जो रेत है, वो लॉन्ग रिजेस के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया है, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। और फिर एक है ट्रांसवर्स ड्यून्स। ये जो ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं ये परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन फॉर्म होते हैं। होते तो लॉन्ग रिजेस ही हैं, ये जो डिपोजिशन है वो लॉन्ग रिजेस के फॉर्म में ही होता है, लेकिन ये फॉर्म होता है परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन, ऑलमोस्ट एट द राइट एंगल टू द विंड डायरेक्शन। जो डिपोजिशन होता है उस डिपोजिशन को, उन ड्यून्स को क्या बुलाते हैं? ट्रांसवर्स ड्यून्स बुलाते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स बुलाते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। और इसके साथ ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना।
इजी सेशन है, डाउट कोई होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।